ये होना चाहिए। आप लोग का पहला कॉलेज में कॉलेज में क्या होता है, बहुत बड़ा टॉपिक को स्प्लिट करते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि कोर्स हम लोग खत्म कर देते हैं बहुत सारा एक्टिविटी के साथ। वहाँ पे बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो में निकाल देते हैं। ठीक है, देखो इन लोग का 6-7 क्लास होगी, 6-7 क्लास मोटा मोटी होगा, 6 तो कंफर्म है। अभी तक सिर्फ ऐसा ये 6-7 क्लास कॉलेज में ये रहता है निकाल देते हैं। ऊपर से लोग लिखाते नहीं, तब जाके लिखाएंगे तो वहाँ रहता है, वहाँ हो जाएगा। जुड़े हुए हैं। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फैन को ऑफ कर दें तो वो आवाज आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे जो बेसिक चीज पढ़ेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग जो आपका टॉपिक है वो है जॉन डाल्टन के बारे में। तो एक्चुअली जॉन डाल्टन कुछ स्टेटमेंट, कुछ पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, और वो पॉइंट्स क्या था। सबसे पहला उसने बोला कि जब भी कोई मैटर को हम लोग तोड़ेंगे, मीन्स स्मॉल पार्ट्स में उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में जब भी उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा। सपोज दैट दिस वन इज मैटर, और इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय मैटर। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, कोई बोलो ना। तो मैटर विच एनीथिंग occupies some space, ठीक है, एंड सम जिसका कुछ मास हो और जो कुछ एरिया गेन करे। ठीक है, सपोज दैट ये आपका मार्कर है और ये मार्कर का कुछ मास है और कुछ वो एरिया कवर कर रहा है, दैट मीन्स दिस वन इज मैटर। ठीक है, तो जब भी कोई हम लोग मैटर को तोड़ते हैं वो क्या होता है, छोटा। ऑब्वियसली चीज को अगर इस मार्कर को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, फिर उसको फिर अगेन तोड़ेंगे तो वो और ज्यादा छोटा होगा। तो जैसे जैसे हम उसको तोड़ते जाएंगे वो क्या होता जाता है, छोटा होते जाता है। एक ऐसा टाइम आएगा जिस समय पे हम लोग उस पार्टिकल्स को दोबारा नहीं, ठीक है, मतलब मैटर को तोड़ते गए छोटा हो गया, फिर उसको तोड़ दिए और छोटा हो गया, देन उसको अगेन तोड़ दिए, अगेन छोटा हुआ, फिर ऐसे कंटिन्यू हम लोग करते जाते हैं तब तक जब तक हम उसको पॉसिबल है छोटा कर सकते हैं। जिस समय पे एक ऐसा पॉइंट जिसको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में दोबारा नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो उस पार्टिकल्स को, जिस पार्टिकल को दोबारा नहीं तोड़ सकते हैं, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज नोन एज तो सबसे पहले क्या हुआ
कि एटम किसको कहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज एटम विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, जिसको हम लोग दोबारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी कंडीशन में नहीं तोड़ सकते हैं। दिस वन इज, ठीक है। ये किसका स्टेटमेंट था? जॉन डाल्टन। कब दिया था? ठीक है। उसने कुछ कुछ पॉइंट बताया था जिसमें से ये सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोला उसने, इट टेक्स पार्ट इन, इट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में भाग है वो है एटम। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो इसके बात से डिसएग्री थे, ठीक है, उसके बात को खंडन किए कि नहीं ऐसा नहीं है और भी कुछ होता है, ठीक है। लेकिन हम जिस समय पे बात कर रहे हैं वो किसका स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? जॉन डाल्टन। 1808 को जो इसने बोला वो सब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद उसने एक और चीज बोला, ठीक है। ये क्लियर हो गया इसको बेटा? उसने और एक पॉइंट बोला कि कोई भी जो एटम होते हैं, जो एटम होंगे, उस एटम को ना तो इतना छोटा होता है कि ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। उस छोटा जो कण होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। क्लियर? ये था उसका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बोला, ठीक है, सपोज दैट दिस वन इज आयरन, ठीक, दिस वन इज कॉपर, दिस वन इज एल्यूमिनियम, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। किसी को और भी कार्बन मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, आप कोई भी एलिमेंट्स को मान सकते हो, ठीक है। तो उसने बोला कि जब भी कोई हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो एलिमेंट्स में क्या होते हैं, काफी छोटे छोटे कण मिलकर एलिमेंट बनते हैं, ठीक है। बहुत स्मॉल पार्टिकल्स का एटम आपस में कॉम्बाइन होता है और जिससे एक एलिमेंट का निर्माण, ठीक है। अगर ये कोई मेटल है या कोई भी एलिमेंट्स है, ठीक है, तो अगर ये जो छोटा कण होगा, अगर हम क्या बोले इसको आयरन, दैट मीन्स ये कौन सा एटम होगा? हैप्पी एटम। तो ये भी क्या होगा? हैप्पी एटम। ये भी क्या होगा? बात समझना है? तो इस हैप्पी एटम और ये हैप्पी एटम दोनों के बीच में हर प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल इन ए सेम एलिमेंट, ठीक है। एक एलिमेंट्स के बीच में जितने भी पार्टिकल्स मौजूद होंगे, जितने भी एटम्स मौजूद होंगे, हर एटम्स आपस में क्या होंगे? आइडेंटिकल इन नेचर, ठीक है। वो सारे के सारे क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, सारे के सारे आइडेंटिकल इन नेचर, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मास सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा, कलर सेम होगा, मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होगा, इसका डेंसिटी सेम होगा, मतलब एवरी प्रॉपर्टीज आर
सेम। ठीक है, कब? जब हम लोग कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे ऑल आर आइडेंटिकल इन नेचर। क्लियर? किसी को डाउट? ठीक है, सेम अगर ये कॉपर है तो कॉपर के जितने भी कण होंगे, जितने भी उसके पार्टिकल्स होंगे, ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल इन। क्लियर? ऑल पार्टिकल्स आर identical in nature. All particles are identical in nature. Clear? इसमें जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो सभी के सभी आपस में सेम गुण रखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट उसने बोला कि जब एक एटम को दूसरे एटम से हम कंपेयर करते हैं, मतलब अगर कॉपर को एल्युमिनियम से कंपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स कॉपर का जो भी एटम्स होगा वो किससे कंपेयर हो रहा है? एल्युमिनियम के एटम से कंपेयर। ठीक है, तो उस कंडीशन में दे आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब दे आर डिफरेंट इन नेचर। मतलब एक ही एलिमेंट्स में जो भी एटम्स होंगे ऑल आर, ठीक है, बट दो एलिमेंट्स के बीच में जब हम लोग कंपेयर करते हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल इन नेचर, दे आर डिफरेंट। ठीक है, सपोज दैट ये कॉपर है, ठीक है, और ये गोल्ड है, तो गोल्ड का जो भी एटम्स होंगे और कॉपर के जो भी एटम्स होंगे दोनों एक दूसरे का जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, वो कभी आपस में मैच। ठीक है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स अगर हो गया तो उसका सारा एटम्स का कैरेक्टर प्रॉपर्टीज ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, तो जॉन डाल्टन का इतना स्टेटमेंट था। ठीक है, एक एटम के लिए जॉन डाल्टन किसके लिए बताया? किसी एक एटम को उसने क्या किया? डिफाइन किया एटम्स के बारे में। क्लियर? इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? चलो अच्छी बात। क्लियर? आगे हम लोग दूसरे टॉपिक पर बढ़े। ठीक है, नोट जो है वो सारा मिल जाएगा, नोट लिखने का, नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सारा नोट्स आपका जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें सारा मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें कि एटम्स के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो एटम्स के बारे में क्या पढ़ें? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which cannot be further, दोबारा, further subdivided is known as या फिर is called atom। ठीक है, आगे और भी कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जोड़ सकते हो। ठीक है, इट्स टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत सारा पॉइंट है, इसमें छोटा छोटा पॉइंट है जो जोड़ सकते हो। लेकिन जॉन डाल्टन के बाद भी 1808 तक, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखाया ये किसके द्वारा था? जॉन डाल्टन का स्टेटमेंट।
कब था, ठीक है। बट आफ्टर देन कुछ ईयर्स, आफ्टर कुछ ईयर्स बाद, ठीक है, धीरे धीरे बदलाव आया। पहले क्या था कि सबसे जो छोटा पार्टिकल्स होते हैं वो है एटम, और उससे छोटा कुछ भी दुनिया में पाया नहीं जाता, ठीक है। बट कुछ सालों बाद 1869, ठीक है, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिसका नाम था जे थॉमसन। उसने खोज किया, पढ़े हो, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद और एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, गोल्डस्टीन, जिसने खोज किया प्रोटॉन। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, जेम्स चैडविक, ठीक है, उस किसका किसका खोज किया, न्यूट्रॉन का। तो ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली खोज होते गए, ठीक है। और बाद में पता चलते गया कि नहीं, एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल्स नहीं है, एटम से भी बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स दुनिया में प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखा गया कि एटम जो है, इसी स्टेटमेंट्स को अगर हम आगे बढ़े, देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल्स किसको कहते हैं, जिसके बिना वो बन ही नहीं सकता, ठीक है, जिसके बिना वो बन नहीं सकता, ठीक है। जैसे इसमें एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, सबसे पहला प्लास्टिक, बिना प्लास्टिक का बन नहीं सकता। दूसरा इंक, अगर इंक नहीं डालोगे तो ऑपरेट नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब जिसके बिना आप उसको बना ही नहीं सकते, जिसके बिना वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे कलर, कलर फंडामेंटल नहीं हुआ, कलर को नहीं भी दोगे तो काम चलेगा, ठीक है। जैसे इसका कलर पूरा उड़ा हुआ, फेड हो चुका है, तो क्या नहीं चल रहा है, चल रहा है। तो कलर फंडामेंटल में नहीं आया, बात समझ में। तो देखा गया जो एटम है वो 3 चीजों से मिलके बना है, ठीक है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, और नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन। इसका कौन किया था, ई गोल्डस्टीन। देखो बहुत सारी बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको, ई गोल्डस्टीन की जगह पे रदरफोर्ड भी मिलेगा, ठीक है, रदरफोर्ड भी मिलेगा। हम एक काम करेंगे, आ, आप लोग को भी कंफ्यूजन है क्या कॉलेज में, तो मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, और एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये क्या हो गया, जेम्स चैडविक, ठीक है। हाँ जरूरी है, ठीक है। देखो जब भी कोई स्टेटमेंट देता है, ठीक है, तो स्टेटमेंट जिस समय पे दे रहा है उस समय तक उतना ही इन्वेंशन हुआ, तो उस बात को दुनिया एक्सेप्ट करता है, ठीक है। आप खुद सोचो उसने कब बोला, और इसने कब बोला, अभी मैंने जस्ट जिक्र किया, तो आफ्टर देन कितना सालों बाद, 61, 61 साल बाद पता चला कि नहीं छोटा है। 61 साल तक क्या साइंस रुका रहा, बात समझ में। तो कंटिन्यूअसली क्या होता है कि साइंस डेवलप करते जाते हैं और एक दूसरे का बात को वो काटते जाते हैं, ठीक है। तो जिस समय पे वो बोला गया उस समय तक वो बेस्ट था,
बात समझ में? चलो हम लोग आगे थोड़ा सा और इसमें बढ़ते हैं। इसका चार्ज होता है नेगेटिव, इसका चार्ज होता है पॉजिटिव, और इसका होता है क्या, न्यूट्रल। ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। ठीक है, बाकी उसका मास जो है वो थोड़ा देर में बताते हैं। ठीक है, ये जो कंफ्यूजन आ रहा है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और उसमें आप जैसा अभी थोड़ा देर पहले बोले कि एनसीईआरटी में कुछ और पढ़े हो। ठीक है, यही ना, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, रदरफोर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा देर में एक ये भेज देता हूँ। ठीक है, ऐसे ये काम करूंगा मैं, इसको ग्रुप में ही डाल दूंगा। ठीक है, अगर ऑनलाइन क्लास वाले हो, शायद अगर आपको दिख रहा होगा, ये विजिबल है आप लोग को? देख लो आप लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो हम इसको ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, इसको मैं आपका इसमें डाल दूंगा। ठीक है, देखो ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी का ही मैं जिससे बात की, तो एनसीईआरटी का ही मैं बात थोड़ा सा इसको डिस्प्ले करता हूँ। यहां से हम एक रे को पास किए। ठीक है, हम वहां से एक रे को पास किए। कौन सा रे को पास किए, अल्फा रेज को पास किए। ठीक है, और पास करते हुए एक प्लेट से पास किए। ठीक है, और वो प्लेट क्या था, लेड प्लेट। नहीं, अभी कहाँ है, गोल्ड प्लेट जो आता है उसके बाद आता है, प्लेट नहीं आता है, गोल्ड फॉयल आता है। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या कर दिया, फिर से यहाँ पे एक गोल्ड फॉयल लगा दी यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, एक गोल्ड फॉयल है। ठीक है, अगर नहीं विजिबल है तो मैं यही लिख देता हूँ। ठीक है, गोल्ड फॉयल है। क्लियर? तो एक्चुअली होना क्या चाहिए था, यहां से जैसे मैं रे पास किया, यहाँ पे रे ऐसे करके पास होने जाना चाहिए था, और यहाँ पे मैंने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, तो मैक्सिमम लाइट जो था, देखो हुआ क्या, कुछ ऐसे समझो, इसको पूरा समझाऊंगा तो फिर दिक्कत आएगा क्योंकि स्क्रीन भी छोटा है। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे वे में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जैसे ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये कोई एटम है, ऐसे इसको समझो, गोल्ड। क्योंकि उसमें समझाऊंगा थोड़ा सा, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले ले। ठीक है, ये पूरा गोल्ड का एटम है, क्योंकि गोल्ड फॉयल है तो जरूर ऑब्वियसली उसमें एटम वगैरह होंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या पाया गया, जो रे यहां से निकल रहा था वो तो एकदम पार हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, बहुत सारे रे पार किए, सब रे पार होता गया।
ठीक है, हाँ बीच में न्यूक्लियस, ठीक है। तो जिस समय पे अभी हम जैसे बोल दे रहे न्यूक्लियस, ठीक है, उस समय ये पता ही नहीं था कि न्यूक्लियस बोल के भी कोई चीज है। बात समझ में आ रहा है? उस समय न्यूक्लियस था ही नहीं, मतलब न्यूक्लियस था बट पता नहीं था कि उसको न्यूक्लियस बोल के भी कोई दुनिया पे चीज मौजूद है, ठीक है। तो जैसे यहां से वो टकराया, अभी बता रही है इनविजिबल चीज है, दिख नहीं रहा था, कोई भी एटम में न्यूक्लियस दिखता नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहां से टकराया वो कुछ रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहां से टकराया, रिफ्लेक्ट किया, और ज्यादा टकराया, थोड़ा सा अंदर आया, ठीक है, और टकराया और रिटर्न। तो खुद सोचो कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मैं यहां से लेजर लाइट में एक लाइट छोड़ रहा हूं, ठीक है, और लाइट छोड़ रहा हूं तो लेजर लाइट जो हो जाती है, आप देखना बीच वाला बीम नहीं दिखाई देता, ठीक है। जहां पे हमने पॉइंट किया उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे वो दिखाई देगा, क्लियर। तो सपोज दैट हम ऐसे, क्योंकि अल्फा रेज आप लोग इसीलिए आप प्रैक्टिकल कर नहीं सकते हो, बस चीज को समझो ऐसे कि मान लो मैंने एक पॉइंट पे, मेरा ये हाथ है, ठीक है, और मैंने लेजर लाइट को यहां से मारा, तो जो बीच का डिस्टेंस होगा वो तो मुझे नहीं दिखा, क्लियर। तो मैंने यहां से लेजर लाइट मारे और लाइट सीधा जाके इस पे बीम किया, इसका मतलब लाइट कैसा गया होगा, सीधा, क्लियर। मैंने लाइट यहां से मारा और लाइट सीधा जाके यहां पे अटैक किया, दैट मीन्स लाइट कैसा गया, स्ट्रेट। बट मैंने लाइट को दिया और वो लाइट जाके यहां टकराया, दे रहे थे कहा, एग्जिट दिस पॉइंट, बट जा रहा वो, दैट मीन्स मैंने कुछ अंदाजा लगेगा कि कहीं ना कहीं वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा, कोई रिफ्लेक्ट कर रहा, ठीक है। रिफ्लेक्ट करने वाला कोई है, सारा सारा रे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो उसके बीच में आ रहा है, जो उसके बीच में आ रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और थोड़ा सा एंगल है और बीच में सेंटर में करने की कोशिश किए तो और ज्यादा हो सकता है कि यहां किए और वो जाके वॉल में जाके कर रहा है, उसका पॉइंट दिख रहा है, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। आप कहीं पे पॉइंट कर रहे हो, ठीक है, जाना चाहिए सीधा और जा रहा है एकदम टॉप फ्लोर में, दैट मीन्स वो लाइट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे रिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया, और एक लाइट तो ऐसा हुआ कि जैसे यहां पे सेंटर पे अटैक किया देन रिटर्न बैक, ठीक है। अब उसको कैसे पहचाना, यहां पे भी एक दे दिया, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लाइट को यहां पे अटैक किए, लेजर लाइट को, ठीक है, और हम देख रहे हैं लाइट तो ऑन किए और यहां से लाइट दिख भी रहा है, बट आगे में लाइट जा ही नहीं रहा, कहीं भी पॉइंट दिख ही नहीं रहा, बट पॉइंट दिख रहा कहां, जस्ट मेरे, मतलब जिस सेंटर पे हम लाइट को आगे कर रहे एग्जैक्ट बैक साइड में वो मेरा लग रहा है, दैट मीन्स हमको क्या पता चल रहा कि लाइट गया, रिफ्लेक्ट होके, बात समझ में आ। तो ये देखा गया 1 आउट ऑफ 20,000 रे को पास किए, जिसमें से एक रे रिटर्न बैक, कितना एंगल बन के, देखो तो कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, और वो बाउंस बैक कर रहा है, रिटर्न बैक टू, और जहां से आप उसको ये किए हो वहीं से क्या हो रहा है, वो रिटर्न चला रहा है, क्लियर। तो उसने एक बोला कि अच्छा कोई बीच में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, दैट मीन्स वो क्या है, बीच में कुछ एक सॉलिड चीज है,
कोई सॉलिड चीज एग्जिस्ट कर रहा है जो इनविजिबल है और जो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, रिपल्सन कर रहा है, दैट मीन्स दैट सॉलिड एरिया इज नोन एज, वो सॉलिड एरिया क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। मैक्सिमम लाइट मतलब जो सेंटर पे, एकदम सेंटर पे लगा वो तो रिटर्न बैक, जो साइड साइड लग रहा था क्लियर, ठीक है, और जो एकदम साइड लग रहा था वो एकदम पास कर जा रहा था। तो बीच में जो वो एरिया, जिस एरिया से लाइट रिफ्लेक्शन शुरू हो गया, दैट्स एरिया इज नोन एज न्यूक्लियस। बोलने वाला कौन था, वो जो एक्सपेरिमेंट का हम बात कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने दिया, ठीक है, वो एरिया, वो बात को कौन बोला, रदरफोर्ड ने, और एक्सपेरिमेंट करने वाला कौन था, रदरफोर्ड ही था, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट को किया था बाद में, हाँ, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और बोला कि जो बीच वाला एरिया है, कोई भी एटम के बीच में, सेंटर ऑफ द एटम, एक एटम के एकदम सेंटर पे एक स्ट्रॉन्ग मास एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और वो कौन सा पोजीशन नाम दिया उसने, न्यूक्लियस। मतलब हर एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो उस एटम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन है, ठीक है, जहां से रे वगैरह नहीं पास होगा, रिफ्लेक्ट कर, ठीक है। तो कौन बोला उसने, ये कौन बोला, रदरफोर्ड ने, ठीक है। दूसरा, अब फिर ई गोल्डस्टीन कैसे आ गया अचानक से, ई गोल्डस्टीन यहाँ पे उसने बंद कर दिया न्यूक्लियस बोलना, ठीक है। तो रदरफोर्ड, उसके बाद अगेन उसका रिसर्च शुरू हुआ उसी चीज पे, अगेन एक साइंटिस्ट है जो जो रिसर्च कर रहे थे, ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ने दिमाग क्या लगाया कि बोला कि अच्छा आप अल्फा रेज छोड़ रहे हो, ठीक है, तो अल्फा रे मतलब कौन सा रे, पॉजिटिव रे, ठीक है। और जिस समय पे ये किया ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का खोज हो चुका था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज हो चुका था, प्रोटॉन का खोज नहीं हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज ऑलरेडी पता था, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव बोल के था ही कुछ नहीं उस समय। तो बोला कि पॉजिटिव चार्ज को जैसे हम किसी एरिया में ये करते हैं, ठीक है, पास करते हैं, ठीक है, तो या अगर न्यूट्रल है तो पास हो जाना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर रहा था, अट्रैक्शन। अगर ये नेगेटिव है और हम कौन सा चार्ज दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं, दैट मीन्स इसको क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। हो क्या रहा है, रिपल्सन, जस्ट उसका उल्टा। दैट मीन्स उसने दिमाग लगाया कि पॉजिटिव रेज है और उसको रिफ्लेक्ट कर रहा, तो पॉजिटिव को रिफ्लेक्ट कौन करेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज उसको रिफ्लेक्ट कर रहा, दैट मीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, समझ में आ, न्यूक्लियस बोल के उसने रुक गया। ई गोल्डस्टीन ने क्या बोला कि नहीं, वो न्यूक्लियस के अंदर पे कौन है, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण जैसे हम पॉजिटिव चार्ज को अप्लाई करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करने का काम करता है, रिफ्लेक्ट करवाता, ठीक है, दूर भेजता है। क्यों, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, जिसके कारण वो रिपेल करवाता है। एंड दैट पॉजिटिव चार्ज को उसने नाम दे दिया
ठीक है। इसी कारण से बहुत सारा अगर बुक देखोगे तो रदरफोर्ड दिया हुआ है, बहुत सारे बुक में गोल्डस्टीन दिया हुआ। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो मेन एक्सपेरिमेंट करने वाला था वो रदरफोर्ड ही था। ठीक है, रदरफोर्ड ही था, रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस का खोज किया। बट न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया। ठीक है, वो बात बताने वाले थे गोल्डस्टीन। ठीक है, तो अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए तो गोल्डस्टीन ही बना के आना। हाँ, गोल्डस्टीन अगर मान लो ऑप्शन में ही नहीं रहा और रदरफोर्ड रहा तो फिर रदरफोर्ड करना। हाँ, दोनों रहा तो ही गोल्डस्टीन। क्लियर? दोनों रहेगा तो टी गोल्डस्टीन। अच्छा, तो देखो एक और, अभी जस्ट मैंने बात किया था इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद मैंने बात किया प्रोटॉन का, उसके बाद मैंने बात किया न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। ठीक है, इसका कुछ मास होता है। ठीक है, मास को याद रखना है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। और इसके लिए कुछ और बताएंगे, याद रखना, 1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो थोड़ा देर में बताएंगे। ठीक है, फिलहाल तो याद रखो, थोड़ा देर में बता देंगे। चार्ज क्या होता है, -1.6 10⁻19 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, 1.673 कर देते हैं। ठीक है, और चार्ज हाँ, प्लस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, प्लस जनरली नहीं लिखते हम लोग। ठीक है, ठीक है, और इसका मास क्या हो गया, 675। और चार्ज, नो चार्ज से न्यूट्रल लिख सकते हो, नो चार्ज भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो इसका हम लोग पूरा डिस्क्राइब करके तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में कहीं पे भी उतना बड़ा नहीं दिया हुआ, क्योंकि उसका मास निकालना बहुत आसान चीज नहीं। बट मैं रफ आइडिया में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको उस चीज क्लियर हो जाए कि कैसे उस चीज को हम लाए। ठीक है, ठीक है। 1967 से पहले तक, ठीक है, 1967 से पहले तक, उसके बाद कुछ और होता है। ठीक है, उसके पहले क्या होता था कि जब भी कोई एलिमेंट्स का हमको मास निकालना पड़ता था, जब भी कोई भी एलिमेंट्स का, हम लोग मास कैसे कैलकुलेट करते थे, ठीक है, मास जो कैलकुलेट करते थे, कंपेयर करते, अभी भी वही करते हैं। मास निकालने के लिए क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, किसी एक स्टैंडर्ड से हम उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखना आप मार्केट में जाओ ना सब्जी खरीदने भी, तो उन लोग के पास एक तराजू होता है, कुछ ऐसा। ठीक है, बहुत लोगों के पास यहाँ पे एक
लोहे का ही बना रहता है, तीर बना रहता है, ठीक है, बहुत किसी के पास नहीं होता, ठीक है। अगर मान लो कि सपोज दैट आप वहां मार्केट में गए और एक टमाटर ही खरीद रहे हो, ठीक है, 1 किलो टमाटर खरीद रहे हो, तो कभी देखो टमाटर के ऊपर में एक मोहर लगा हुआ 1 किलो का? नहीं लगा रहता ना। या टमाटर ही खुद बोलता है कि हम 1 किलो के हैं? क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे अगर टमाटर को रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या रखते हैं, एक छोटा सा, देखना वो लोग स्टैंडर्ड रखते हैं, जिसको बटखड़ा या फिर लोहे का रहता है, स्टैंडर्ड कहते हैं। मान लो कि वो कितना है, वो 1 किलो का है, ठीक है, 1 किलो का। तो इसमें हम लोग टमाटर चढ़ाते जाते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे का इक्वल हो गया, ठीक है, अप और डाउन होगा तो उसको मानेंगे क्या? दोनों एक दूसरे का इक्वल हो गया, दैट मीन्स अगर ये 1 किलो है तो ये भी क्या होगा, दोनों एक दूसरे का इक्वल, दैट मीन्स ये जितना, ये ऐसे करता है ना, किसी चीज का वेट हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई एलिमेंट्स का भी करते हैं तब भी वही टेक्निक है, वहां पे स्टैंडर्ड को बदल दो। तो वहां पे क्या स्टैंडर्ड रखते हैं? सबसे स्मॉल है, हमें पहले क्लियर कर दिया 1967, उसके बाद वाला नहीं है, उसके बाद में कुछ और है, ठीक है, स्टैंडर्ड को बदल दिए बाद में, इसीलिए ईयर को पहले ही मेंशन कर दिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के साथ हम लोग हीलियम को कंपेयर करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एक साइड है, दूसरे साइड में हीलियम है, तो दोनों को बैलेंस करने में मुझे कितना हाइड्रोजन देना पड़ा? 4। मतलब एक साइड मैंने 4 हाइड्रोजन को रखा और एक साइड मैंने एक हीलियम को रखा, तब जाके दोनों एक दूसरे का बैलेंस में आए, इक्वल, ठीक है। दैट मीन्स क्या, 4 हाइड्रोजन बराबर 1 हीलियम, ठीक है, दैट मीन्स 1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1/4, बोल सकते हो, मतलब हीलियम हाइड्रोजन के कंपेयर में कितना भारी है? 4 मत समझ में, ठीक है, तो उसका मास बनेगा सेम। कार्बन को रख दिए, तो जब कार्बन को रख दिए तब वहां पे हाइड्रोजन क्यों हमको रखना पड़ा? 12 हाइड्रोजन एक साइड रखे और उस साइड में कितना रखें? ये जो समझा रहे ये सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल है, ताकि आप प्रैक्टिकल समझाना बोर्ड में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली हम क्या कोई भी नहीं समझा सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए बहुत टिपिकल मेथड हैं, बहुत सारा अलग अलग ये है, तो पॉसिबल नहीं है। हम थियोरिटिकल समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, दैट मीन्स कार्बन हाइड्रोजन से कितना टाइम्स भारी है? दैट मीन्स समझ में आया? ठीक है, कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन रख दिया, कितना रखना पड़ेगा? ठीक है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन कितना टाइम्स हैवियर है? समझ में आया? वैसे ही एक और रख दिए, क्लोरीन, ठीक है, तो क्लोरीन जब आया तब जब यहाँ पे 35 रख दिए, 35 हाइड्रोजन, तो घट गया, ठीक है, 36 रख दिए तो बढ़ गया, तो दोनों का बीच 35.5 करके देखे हाइड्रोजन, तो दोनों का इक्वल 1 क्लोरीन आ गया, तो एक क्लोरीन हाइड्रोजन से कितना टाइम्स हैवियर है? 35.5, दैट इज इसका मास बन गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग उसका क्या करते थे? मास निकालते थे, क्लियर। बाद में वो बदल गया, बाद में क्या बदल गया? अंडर 10th पढ़े हो, ठीक है। वो जो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान रहे थे, वो स्टैंडर्ड
हाइड्रोजन से चेंज होके कार्बन बन गया। कौन सा कार्बन? 12 ठीक है। आप क्लास टेंथ में एक चैप्टर, कोई चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करके था, कार्बन और उसके यौगिक, क्लास 9 10 या कुछ में होगा, 10th में। तो एक तरबूज टाइप का फोटो बनाया होगा एनसीईआरटी बुक में, हर बुक में वही है। तो यहाँ पे तरबूज को तोड़ा था 4 पार्ट्स में ऐसे। आप देख लेना बुक खोल के, यही मिलेगा। टोटल 12 हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसको समझो, ये जो तरबूज है वो कितना किलो का है? 12 किलो का है। सपोज दैट तरबूज है जो 12 किलो का है, लेकिन हमको एक ही लेना, एक टुकड़ा लेना। तो एक वाली हम 12 भाग में तोड़ दिए, देख लो 12 है। एक, ठीक है, ऐसे तोड़े इक्वल, और एक पार्ट को, किसी भी एक पार्ट को निकाल ली। तो ये कैसे निकलेगा? कुछ ऐसे। तो ये किसका पार्ट हो गया? तो कितना पार्ट हो गया? 1/12 ऑफ किसका? C12 का। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड। ये वाला जो लिए, ये हो गया स्टैंडर्ड। आप जिसको नापेंगे इसी से, इसी को, ये स्टेटमेंट को ही अलग एक टॉपिक बोल के पढ़ाया जाता है क्लास 11th में, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, और बाद में इसको यू कर दिया, यूनिफाइड मास। ठीक है, ये एक यूनिट बन गया AMU, बाद में इसको और छोटा कर दिया यू, यूनिफाइड मास। ठीक है, ये क्लास 11 में आपको मिलेगा। ठीक है, बस वही चीज है, बस स्टैंडर्ड को उसने क्या कर दिया, बता दिया। ठीक है, वैसे ही जब हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास देखें, ठीक है, तो वहां पे एक साइड में किसको रखें? हाइड्रोजन को, और दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन को। ठीक, उस समय पे पाया गया 1837, जो अभी हम बताएं। ठीक है, ये चीज याद रखना है। एग्जाम में आप लोग का जो फर्स्ट सेम का एग्जाम है, ये अभी तक 2 बार सेम क्वेश्चन पूछा। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1827, 1850, 1837 और 1800, कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो क्या एग्जैक्ट वैल्यू होगा? 1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो किसके साथ कंपेयर किए? हाइड्रोजन एटम। क्लियर? फिर से वैसे ही प्रोटॉन के साथ कंपेयर किए, फिर न्यूट्रॉन के साथ। जो भी हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास का बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो सारा किससे कंपेयर करके बना? बात समझ में? हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किए, और कंपेयर करने के बाद हम उसका मास को कैलकुलेट करके, अभी भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके साथ कंपेयर किया हुआ है? हाइड्रोजन के साथ। क्लियर? तो हाइड्रोजन के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं और उसका मास को निकालें। अभी भी जो पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोजन के साथ है, C12 वाला नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो आई थिंक आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो भी होगा आपका, ठीक है, ये जितना अभी तक बताएं वो सारा चीज हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और कुछ डाउट है या किसी चीज कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो चैट में।
किसी को अगर किसी भी टाइप का अगर डाउट है तो पूछ सकते। टोटल चैप्टर है केमिस्ट्री में 5। ठीक है, 5 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर है मेटल एंड एलॉयज, फोर्थ चैप्टर है नॉन मेटेलिक इंजीनियरिंग मटेरियल, और फिफ्थ चैप्टर है आपका इन्वायरमेंट्स। ठीक है, तो टोटल 5 चैप्टर कर लोगे तो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और किसी को अगर कुछ डाउट है पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ पूछना है आप लोग को? इन लोग का आवाज हाँ, आ जाओ जाओ। ठीक है, आज के क्लास को यही ऑफ करते हैं। ठीक है। आज ठीक है, चलो क्लास को ऑफ करें। ठीक है। सर हम्म, इसमें जितना पढ़ा है हम्म। सर उसमें से भागों में से